Companies, especially Shell, have faced lots of litigations in European courts from Nigerian communities who say they cannot get justice in Nigerian courts. Nations says this is just one of the places where decades of devastating environmental damage and pollution has been caused by the oil company Shell. Earlier this month, the Nigerian army shut down around 40 illegal refineries across 4 states in the Niger Delta. गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंगल कंपनी पूरी की पूरी कंट्री पर अपना कंट्रोल कर लेती है और यही नहीं, ये कंपनी उस कंट्री की वाटर सप्लाई को भी पोल्यूट कर रही है एंड वहाँ की गवर्नमेंट से लेके मिलिट्री तक सिर्फ एक बिजनेस के कंट्रोल में है। वेल गाइज, दिस इज समथिंग हैपनिंग इन नाइजीरिया बाय वन कंपनी शेल, वो बिजनेस जो वर्ल्ड की कुछ रिचेस्ट फैमिलीज रन करती हैं। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे उस ब्लूप्रिंट को विच शेल हैज यूज्ड टू टेक ओवर नाइजीरिया एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक सिंगल कंपनी पूरे के पूरे नेशन को टेक ओवर कर सकती है। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग जो हर कंपनी करती है अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले इज टू टारगेट लोकेशन। The location which is full of resources that can be people, minerals और oil. एंड अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं सो दैट्स परफेक्ट एंड इट इज मोर बेटर अगर उस कंट्री का रिवेन्यू इन्हीं सोर्सेज पे डिपेंड हो, लाइक डायमंड्स, कॉपर और सबसे क्रूशियल ऑयल। नाउ गाइज, अब उस बिजनेस को उस कंट्री की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, ऑल्दो दिस कैन बी डन विथ फोर्स। सो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है जहां शेल कंपनी को अनटेप्ड ऑयल रिजर्वर्स, इजीली ब्राइबेबल गवर्नमेंट एंड इजीली ब्राइबेबल मिलिट्री मिल सके? वेल, देयर इज वन कंट्री विच फुलफिल ऑल दीज एस्पेक्ट एंड विच इज नाइजीरिया। Now guys, move to step 2 which Shell has followed to take over Nigeria and which is dependency. Guys, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स को कंप्लीटली डिपेंडेंट बनाने के लिए आपको उस कंट्री के मेन एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, which Shell exactly did in Nigeria. But in the case of Nigeria, oil is their main export. So the process is very simple, जिसके थ्रू Shell नाइजीरिया पर अपना कंट्रोल बना सकता था, was controlling the oil extraction infrastructure. और ऐसा करने के लिए Shell कंपनी को नाइजीरियन गवर्नमेंट को ये बताना था that we will develop your country, give you lots of job, give you tons of foreign investment if you give us permission to build oil infrastructure. And as oil make 40% of Nigerian total economy and with this अगर शेल कंपनी को परमिशन मिल जाती है तो शेल ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करके नाइजीरिया के हाफ कैश फ्लो को अपने कंट्रोल में ले सकता है। जैसा कि हेनरी किसिंगर ने कहा था, whoever controls the money controls the world. Although नाइजीरियन गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन हो सकती है पहले से ही पता था, then why did Nigerian government let this happen? सो गाइज, ये समझने के लिए हमें ब्लूप्रिंट के स्टेप 3 पर मूव करना होगा, विच इज ब्राइबरी। दोस्तों, जैसे ही शेल कंपनी नाइजीरिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेती है बाय कंट्रोलिंग इट्स ऑयल एक्सट्रैक्शन, नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क इज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। गाइज, इट वाज कवर्ड कि $466 मिलियन नाइजीरियन प्रेसिडेंट को दिए गए थे, जिसके बदले शेल कंपनी को ऑयल फील्ड OPL 245 की एक्सेस दे दी जाएगी एंड विच इंक्रीज द कंपनीज टोटल ऑयल रिजर्व बाय 1/3. The FCC is investigating whether the $1.3 billion purchase of OPL 245 in 2011, in their words, included acts of conspiracy, bribery, official corruption and money. और इस प्रोसेस में जो ओवरऑल बेनिफिट था वो सिर्फ नाइजीरियन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स एंड शेल कंपनी को ही हो रहा था, जबकि लोकल सिविलियंस को सिर्फ और सिर्फ ऑयल स्पिल डिस्चार्ज। एंड इट इज नोटिस दैट 2010 से लेकर अभी तक नियरली 3000 ऑयल स्पिल्स और डिस्चार्ज रिकॉर्ड करे गए हैं, which means around 29 million लीटर ऑयल नाइजीरिया में ड्रेन करा गया है।
and now the water that drinks is poisoned, which contain cancer-causing substances. The oil operations also contaminated the water supply and agricultural land, killing wildlife and destroying economies that were based on subsistence farming and fishing. Guys, as you know कि जो सिचुएशन नाइजीरिया में बन रही थी उससे लोकल पॉपुलेशन भी खुश नहीं थी एंड कभी भी रिवोल्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी. बट हियर शेल फॉलो स्टेप 4 टू टेक ओवर द नाइजीरिया, which is controlling the civilians. Although ये स्टेप लोकेशन टू लोकेशन पर डिपेंड करता है, बट शेल डिड इट. नाउ इमेजिन गाइस कि कैसे एक कंपनी फोर्स के दम पर लोकल सिविलियंस को कंट्रोल कर सकती है इवन आफ्टर गिविंग देम कैंसर कॉजिंग वाटर. बट शेल कंपनी ये जानती थी अगर सून इनफ लोकल सिविलियंस को कंट्रोल नहीं करा गया तो उनका कंट्रोल नाइजीरिया से कोलैप्स हो सकता है. बिकॉज अब सिविलियंस काफ़ी परेशान हो चुके थे एज उनके रिसोर्सेस, नेचर एंड जॉब से लेकर हर चीज़ में उन्हें धोखा और लॉस मिल रहा था. द कंट्री वॉज राइजिंग अप एंड द शेल वॉज इन बिग ट्रबल बिकॉज शेल के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था. सो गाइस, किस तरह से शेल इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर सकता था? तो यहाँ शेल ने फॉलो करा है स्टेप 5 विच इज एलिमिनेटिंग एनी ऑपोजिशन विथ फोर्स. गाइस, इस टाइम तक नाइजीरिया के लोकल सिविलियंस ये समझ चुके थे कि उनकी कंट्री को एक सिंगल कंपनी ने कॉलोनाइज्ड कर लिया है एंड दे बिगेन टू प्रोटेस्ट. एंड शेल कंपनी को ये पता था अगर जल्दी इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो शेल अपना कंट्रोल नाइजीरिया से हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई शेल ने नाइजीरियन मिलिट्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. एंड आफ्टर कटिंग द हेड ऑफ द प्रोटेस्ट, इवन आफ्टर दैट लोकल सिविलियंस की लाइफ बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई थी. इवन नाइजीरिया के रिसोर्सेस पॉइजन होते जा रहे हैं हर दिन एंड सिविलियंस गरीब होते जा रहे हैं. बट इवन आफ्टर दैट वेस्टर्न वर्ल्ड शेल कंपनी को एक प्रोग्रेसिव वे में रिप्रेजेंट और शो कर रहा है. लाइक शेल इज हेल्पिंग इन द एनवायरनमेंट एंड इज हेल्पिंग टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज. And that is just because of the heavy investment which Shell has done in the mainstream media.